हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर आप सभी का गो इंटरनेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक और नए चैप्टर जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज से किरण प्रकाश की। ठीक है, रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 11 आपकी आरबीएससी बुक का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है 11। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 की चर्चा करते हैं हम। चैप्टर 11 जो है, कौन सा चैप्टर है ये? किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की। ठीक है, चैप्टर का नाम है किरण प्रकाश की। अगर हम किरण प्रकाश की बात करें तो ये चैप्टर आपका, ये यूनिट जो है आपकी किरण प्रकाश की वाली, ये टोटल 9 नंबर की यूनिट है। इसमें 2 चैप्टर आएंगे, एक तो किरण प्रकाश की आएगा और एक तरंग प्रकाश की आएगा। ठीक है, 9 नंबर की यूनिट है। काफ़ी सिंपल यूनिट है क्योंकि इसमें आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो आपको बहुत कम चीज़ें पढ़नी है और नंबर बहुत ज़्यादा हैं, इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं इसमें, तो आप ध्यान दीजिए इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम किरण प्रकाश की में। पहला हमारा टॉपिक होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। हालांकि ये बात अलग है कि आपको ये पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है ये प्रकाश का परावर्तन। फिर भी इसके बारे में एक बेसिक सी बात अगर आप जानें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर चमकदार सतह पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसा हमने पुरानी क्लासों में पढ़ा था, बस बेसिक जानकारी दूंगा। ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। तो इसमें 3 नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब एक तल में होते हैं और आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस इतना जान लीजिए आप। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण से, गोलीय दर्पण से परावर्तन। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। कंप्लीटली परावर्तन आपका ये मान लो खत्म हो गया। आगे बात करेंगे हम प्रकाश के अपवर्तन की इसी में। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की अगर मैं बात करूं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो ये एक आपका पारदर्शी माध्यम, हमने मान लिया कोई पारदर्शी माध्यम हो गया। ठीक है, एक मिनट। अपवर्तन के बारे में अगर हम जाने तो ये हमारा एक पारदर्शी माध्यम हो गया। ये एक पारदर्शी माध्यम हो गया। क्या होगा, यहाँ पर एक प्रकाश किरण आएगी, ये इस पे मैंने एक अभिलंब बना दिया इस पारदर्शी माध्यम पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एक प्रकाश किरण आएगी एक माध्यम से, यहाँ पे टकराएगी, उसके बाद अपवर्तित हो जाएगी। ये जाना वास्तव में इसको ऐसे चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये प्रकाश किरण क्या हो गई, थोड़ी सी अपवर्तित हो गई। ये आपतन कोण हो गया I और ये अपवर्तन कोण हो गया क्या, R। अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी एक माध्यम हो गया पहला और ये कोई दूसरा माध्यम हो गया, तो हम क्या कहेंगे, बेसिकली डेफिनेशन में क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से चलकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर, एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो अपने मूल मार्ग से हट जाती है, मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर देखें तो यहाँ पे हमने अपवर्तन के लिए भी 2 नियम पढ़े कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब हमेशा एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये पढ़ा था हमने कि आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। क्या पढ़ा? आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से सुनिए क्या बताया था,
आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वो एक नियतांक के बराबर होता है, जिसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को ध्यान रखें, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। अब ये जो अपवर्तनांक है इसके लिए कोई कंडीशन देखते हैं हम। जैसे अगर हमने कहा कि प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जा रही है, तो आप इस बात को 1μ2 लिख सकते हैं। फिर से ध्यान दें, क्या बताया आपको, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आप क्या लिख सकते हैं इस बात को? 1μ2। कहने का मतलब है 1μ2। जैसे ऊपर वायु है और नीचे क्या हो गया? कांच। अगर हम ऐसे कह दें कि ऊपर कौन सा माध्यम है? वायु माध्यम है, इधर तो है वायु और नीचे क्या है? कांच है। तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1μ2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? एयर से वाटर, तो मतलब AμG। सिंपली क्या लिख देंगे? AμG। कांच को गिलास कहते हैं। मान लो कि ऊपर ये कांच है, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा माने कि ये कांच है और नीचे जल है। अब ये कंडीशन थोड़ी सी बदल जाएगी प्रकाश किरण की, लेकिन हमको वो बात नहीं करनी, हम तो केवल अपवर्तनांक के बारे में जानना चाह रहे हैं। मान लो ऊपर कांच है और नीचे जल है, तो इसी बात को तुम ऐसे लिख सकते हो, गिलास से वाटर, GμW। क्या बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, आगे बात करें तो अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिलता है क्या? 1μ2। अगर आप ऐसे कहीं लिखा मिलता है आपको किसी कंडीशन में कि आपको लिखा है 1μ2, क्या लिखा है? 1μ2, तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा μ2/μ1। मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष एक से दूसरे में जा रही है, एक माध्यम से प्रकाश किरण क्या है? दूसरे माध्यम में जा रही है, तो आपने लिखा यहाँ पे 1μ2, लेकिन हम इसको पढ़ते उल्टा है। पढ़ते क्या है? दूसरे माध्यम के सापेक्ष, पढ़ते क्या है? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्या पढ़ते हैं? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में सीखा। ये जितनी भी बातें हैं आपको याद रखनी है, आगे काम आएंगी। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। कौन सा आएगा? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होगा नेक्स्ट, ये भी नहीं पढ़ना, मतलब इतना टॉपिक आपका हटा दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन की। तो देखें प्रकाश का पूर्णांतरिक, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो इसकी अगर हम बात करें कि प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, तो देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन की एक बेसिक परिभाषा जान लेते हैं हम। पूर्णांतरिक परावर्तन की होता क्या है कि अगर हम पूर्णांतरिक परावर्तन की बात करें तो ये आपका एक पृष्ठ हो गया इस तरह से, ये एक पृष्ठ हो गया, ठीक है। मान लिया कि द्रव वायु अंतरा पृष्ठ है, ऊपर क्या है? वायु है, नीचे द्रव भरा हुआ है, ये वायु हो गई, नीचे क्या हो गया? द्रव हो गया। तो द्रव वायु अंतरा पृष्ठ है। अब देखिए नीचे जल भरा हुआ है इस तरह से कुछ, ये पानी भरा हुआ है नीचे, ठीक है। इस तरह से पानी भरा हुआ है नीचे। तो ये आपका जो हो गया वो क्या हो गया? द्रव वायु अंतरा पृष्ठ हो गया। नीचे भी ये पूरा जल भरा हुआ है,
इस तरह से, ठीक है। ये जल भरा हुआ है आपका। अब क्या होता है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलती है और एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है। एक कोई प्रकाश किरण है, ये द्रव वायु अंतर पृष्ठ हो गया। यहाँ पे क्या होगा, कोई प्रकाश किरण है, वो क्या होती है, एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में गमन करती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से मान लो दूसरे माध्यम में जाती है, तो पहले तो एक प्रकाश किरण लंबवत आती है, जो लंबवत आएगी वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ठीक है। ये लंबवत आ रही है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है जिसको हम देख पा रहे हैं। ये मान लिया कोई वस्तु रखी हुई है, इसको देख रहे हैं हम, तो इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो आगे एक और प्रकाश किरण जो है, ये हमने यहाँ पे अभिलंब बना दिया। एक क्या बना दिया, अभिलंब। ये हमने एक अभिलंब बनाया, ये अभिलंब हो गया। अब एक और प्रकाश किरण यहाँ से चलती है इस तरह से, ये सतह पर टकराती है और टकरा गई और इसके बाद अपवर्तित हो जाती है इससे, इस तरह से। मतलब जो प्रकाश किरण है वो सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर की ओर हटेगी, तो ये अपवर्तन कोण आर या आपतन कोण आई, इस तरह से स्थिति बनती है। बात समझ पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, किसका मान बढ़ाएंगे, आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। तो आपतन कोण का मान अगर हमने यहाँ पे बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ा, ठीक है। अब आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो, आपतन कोण का एक ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना प्राप्त होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा, ऐसे जाएगा। तो आई इक्वल टू आई सी, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है, इसको क्रांतिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण। आपतन कोण का एक ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना प्राप्त हो, 90 डिग्री प्राप्त हो, इसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण के पश्चात आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाने पर, ठीक है, क्रांतिक कोण के बाद जो है हमने क्या किया, आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाया। तो देखो क्रांतिक कोण का मान हमने इसके बाद और अधिक बढ़ाया इस तरह से। तो जो प्रकाश किरण है वो क्या होता है, दूसरे माध्यम में जाने की बजाय जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट आती है, ठीक है। ये आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाया, तो ये जो प्रकाश किरण है वो जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, इस तरह से जाएगी ये प्रकाश किरण और आई का मान आ जाएगा ज़्यादा किससे, आई सी से। ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। इसको आर लिखा था, इसको आर डैश लिख देना। तो जो प्रकाश किरण है वो जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस परिघटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बट ये पढ़ना नहीं है, बेसिक समझ होनी चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन क्या है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। प्रकाश किरण कैसे जानी चाहिए, सघन माध्यम से जानी चाहिए और किस में जानी चाहिए, विरल माध्यम में। मतलब जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कैसे जाती है, सघन से विरल में, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखें आप कि प्रकाश किरण कैसी जानी चाहिए, सघन माध्यम से जानी चाहिए और कैसे माध्यम में जानी चाहिए, विरल माध्यम में जानी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, तब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या बताया आपको, आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा हो, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब इसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ परिघटनाएं हैं, जैसे हीरे का चमकदार दिखाई देना, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका,
और अगर हम इसमें आगे बात करते हैं मरीचिका के बाद, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नेक्स्ट इसमें होता है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। तो अगर हम प्रकाशिक तंतु की बात करें कि प्रकाशिक तंतु आपके सिलेबस में है, यहाँ तक जो भी आपको बातें बताई हैं ये आपको आनी चाहिए, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। ये बातें सब आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट आपको इनके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो जो प्रकाशिक तंतु वाला टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है। कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में? प्रकाशिक तंतु। तो इसको कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? TIR। टोटल इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये इंग्लिश में कहते हैं इसको। अब आपका लास्ट टॉपिक जो मतलब इसमें एक टॉपिक और है जो क्या है, प्रकाशिक तंतु के नाम से जानेंगे हम कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है। तो देखिए यहाँ से आपका जो भी सिलेबस वाला पोर्शन है, जितना आपको पढ़ना है बोर्ड के लिए, वो है प्रकाशिक तंतु पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, लेंस के बाद प्रिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी टॉपिक हैं वो नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं उसके बाद में? कि जैसे आपका रिले स्कैटरिंग आएगा, मतलब प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन के अनुप्रयोग, जैसे बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। फिर आपने 10th में पढ़ा था मानव नेत्र के बारे में, तो मानव नेत्र नहीं पढ़ना है। फिर आपने कुछ दोष पढ़े थे मानव नेत्र के, जैसे जरा दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इनके बारे में भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। लास्ट में जाके आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, फिर वो क्या पढ़नी है? सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? दो प्रकार के, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है। और एक आपको सूक्ष्मदर्शी के बाद दूरदर्शी पढ़ना है। दूरदर्शी में भी दो भाग पढ़ेंगे, एक तो आप पढ़ेंगे परावर्तक और एक पढ़ेंगे अपवर्तक। तो इतना आपके सिलेबस में है, बड़ा छोटा चैप्टर है। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं इसका जो पोर्शन है प्रकाशिक तंतु। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।